हम सब हर रोज एआई से सवाल पूछते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि जब एंटर दबाया जाता है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? तो चलिए आज समझते हैं कि एक प्रॉम्प्ट की ये रोमांचक यात्रा होती कैसी है। चलिए एक बिल्कुल आसान से सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए हम एआई से पूछते हैं फ्रांस की राजधानी क्या है। और जवाब पलक झपकते ही आ जाता है, पेरिस। बिल्कुल सही और आसान। लेकिन ये तो सिर्फ वो है जो हमें ऊपर से दिखता है। असल कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही है, जो कि असाधारण है। सोचिए, सिर्फ इस एक शब्द को बनाने के लिए एआई अरबों, जी हां बिलियंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है। तो चलिए मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। हमारा पहला पड़ाव, प्रॉम्प्ट से संभावनाओं तक। देखते हैं कि एआई हमारे इनपुट को समझता कैसे है। सबसे पहली और जरूरी बात, एआई हमारे शब्दों को वैसे नहीं पढ़ता जैसे हम पढ़ते हैं। ये उन्हें टोकन नाम की संख्याओं में तोड़ देता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे हर शब्द या अक्षर का अपना एक सीक्रेट कोड हो, और इन सारे कोड्स की जो लिस्ट बनती है ना, वही है एआई की वर्किंग मेमोरी, जिसे कॉन्टेक्स्ट विंडो भी कहते हैं। हमारी पूरी बातचीत की हर जानकारी इसी में कैद होती है। अब यहां एक कमाल की चीज होती है। एआई सीधे सीधे कोई एक जवाब नहीं चुनता, बल्कि वो अपनी पूरी डिक्शनरी में से हर शब्द के लिए एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना तय करता है। जैसा इस चार्ट में दिख रहा है, वो अंदाजा लगाता है कि अगला शब्द नीला होने की संभावना 38% है, साफ होने की 22% और इसी तरह। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं ऑटो रेग्रेसिव जनरेशन। मतलब एआई एक बार में एक टोकन चुनता है, फिर उस चुने हुए टोकन को अपनी मेमोरी में जोड़ लेता है और फिर उस नई जानकारी के आधार पर अगले टोकन का अंदाजा लगाता है। हर जवाब चाहे कितना भी लंबा हो, इसी तरह एक एक ईंट जोड़कर बनाया जाता है। अब चलते हैं एआई के दिमाग के बिल्कुल अंदर, ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक में, जहां असली सोच वाला काम होता है। हर ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक में मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। पहला है सेल्फ अटेंशन, जिसका काम है शब्दों के बीच के रिश्तों को समझना। दूसरा है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, जो जानकारी को प्रोसेस करता है। और तीसरा कुछ स्टेबलाइजर, जो पूरी प्रक्रिया को ट्रैक पर बनाए रखते हैं। सेल्फ अटेंशन का काम सबसे जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि यह हर शब्द को वाक्य के बाकी सभी शब्दों से बात करने का मौका देता है। इससे वो ये समझ पाता है कि कौन से शब्द एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, ताकि असली मतलब सामने आ सके। इसे समझने के लिए सोचिए कि हर टोकन 3 चीजें बनाता है: क्वेरी, की और वैल्यू। क्वेरी एक तरह से सवाल पूछती है, मैं क्या ढूंढ रहा हूं। की कहती है, मेरे पास ये जानकारी है। और वैल्यू जवाब देती है, अगर हमारी की मैच हो गई तो ये रही वो जानकारी जो मैं तुम्हें दूंगी। ये बिल्कुल एक लाइब्रेरी की खोज जैसा है ना? क्वेरी आपका सर्च किया जाने वाला शब्द है, की सारी किताबों का इंडेक्स है, और वैल्यू वो असल किताब है जो आपको मिलती है। बस इसी तरह एक टोकन दूसरे टोकन के मतलब को समझता है और उसे अपने अंदर शामिल कर लेता है। अटेंशन के बाद हर टोकन एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से गुजरता है। देखिए, अगर अटेंशन का काम शब्दों को एक दूसरे से जोड़ना था, तो यहां पर हर शब्द पर इंडिविजुअली सोचा जाता है ताकि उसका मतलब और गहरा हो सके। और यहीं पर रिसर्चर्स को एक बहुत दिलचस्प बात पता चली। उन्होंने पाया कि मॉडल का जो फैक्चुअल नॉलेज होता है, जैसे पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वो इन्हीं एफएफएन परतों में स्टोर होता है। तो मतलब अटेंशन है कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, और एफएफएन है ज्ञान को स्टोर करने के लिए। तो ठीक है, मॉडल ने जानकारी प्रोसेस कर ली है, पर अब सवाल यह है कि वो अगला शब्द चुनता कैसे है। यहीं से क्रिएटिविटी का खेल शुरू होता है। इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला है ग्रीडी डिकोडिंग। यह हमेशा सबसे सेफ, सबसे ज्यादा प्रोबेबल शब्द को चुनता है। ये भरोसेमंद तो है, पर अक्सर रोबोटिक और बड़ा प्रिडिक्टेबल हो सकता है। दूसरी तरफ है टेम्परेचर सैम्पलिंग, जो थोड़ी सी रैंडमनेस डालकर जवाबों को ज्यादा क्रिएटिव और दिलचस्प बना देता है। देखिए ये काम कैसे करता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो जवाब बहुत सटीक और फोकस्ड होते हैं। वहीं अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो जवाब ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और क्रिएटिव बन जाते हैं। ये असल में एआई का क्रिएटिविटी डायल है, जिसे अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा किया जा सकता है। आज के जो मॉडर्न मॉडल हैं, जैसे चैट जीपीटी, वो असल में एक हाइब्रिड तरीका अपनाते हैं, जिसे टॉप पीस सैम्पलिंग कहते हैं। ये क्या करता है कि ये सिर्फ सबसे संभावित शब्दों का एक छोटा ग्रुप बना लेता है। मान लीजिए वो सभी शब्द जो मिलकर 90% प्रोबेबिलिटी तक पहुंचते हैं।
फिर यह सिर्फ उसी ग्रुप में से एक शब्द चुनता है। इससे क्रिएटिविटी और कोहेरेंस दोनों के बीच एक बढ़िया बैलेंस बना रहता है। चलिए अब आते हैं पहेली के आखिरी टुकड़े पर। वो कौन सी चीज है जो एलएलएम के साथ हमारी बातचीत को इतना तेज, इतना रियल टाइम बनाती है? लेकिन यहाँ एक पहेली है। अगर हर नया शब्द बनाने के लिए मॉडल को पिछले सारे शब्दों को दोबारा देखना पड़ता है, तो जैसे जैसे जवाब लंबा होता है, इसे तो बहुत धीमा हो जाना चाहिए, है ना? पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक जिसे कहते हैं केवी कैश। याद है वो की और वैल्यू वाली बात? ये तकनीक उन सभी पुरानी कीज और वैल्यूज को मेमोरी में स्टोर कर लेती है। तो होता यह है कि जब कोई नया शब्द आता है तो मॉडल को पूरी लाइब्रेरी फिर से नहीं छाननी पड़ती। उसे बस अपने नए शब्द की क्वेरी बनानी होती है और उसे पहले से जमा की हुई कीज और वैल्यूज से मिलाना होता है। इससे बार बार होने वाली मेहनत बच जाती है और पूरी प्रक्रिया बिजली की तरह तेज बनी रहती है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को फटाफट से दोहराते हैं। हमारे शब्द टोकन बनते हैं। ये टोकन ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक से गुजरते हैं, जहां अटेंशन और एफएफएन अपना जादू चलाते हैं। इससे अगले शब्द के लिए एक संभावना बनती है। मॉडल क्रिएटिविटी डायल का इस्तेमाल करके एक शब्द चुनता है और केवी कैश ये पक्का करता है कि ये सब पलक झपकते ही हो जाए। और ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर एक एलएलएम असल में बस अगला सबसे प्रोबेबल शब्द बताने वाली एक प्रिडिक्शन मशीन है, तो फिर ये जो सच्ची समझ या रचनात्मकता हमें दिखती है, वो आखिर आती कहाँ से है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस तकनीक के भविष्य को तय करेगा।